हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी क्लास नंबर 11 है और कल हम क्लास नंबर 10 में पढ़ चुके हैं संघनन का पार्ट 1 और आज पढ़ेंगे संघनन का पार्ट 2। इसमें हम संघनन का टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं कि कैसे संघनन होता है और फिर उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है ना, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आज बादल के कितने प्रकार होते हैं, बादल किस प्रकार से बनते हैं और जो बादल हैं वो वर्षा लाते हैं तो वो कितने प्रकार की वर्षा होती है। ये सब हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बादल जो होते हैं वो क्या होता है, कैसे बनते हैं। देखो, वायुमंडल में जो ठोस कण होते हैं ना, उनके ऊपर जब जलवाष्प आते हैं तो संघनन बनता है। क्या? वायुमंडल में जो ठोस कण है और उनके ऊपर जो जलवाष्प है वो संघनित हो जाए तो बनेगा बादल। ठीक है, आगे है ऊपर उठती हुई वायु जब ऊपर उठते हुए फैलेगी और रुद्धोष्म होगा तो जो वायु का टेम्परेचर है ना वो प्रभावित होगा और फिर क्या होगा, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन से बादल बनते हैं। यहाँ इसका क्या मतलब है, देखो रुद्धोष्म हमने कल पढ़ा था, इसका यही तो मतलब है कि जो हवा है, अगर मान लो उसका एयर प्रेशर अधिक है तो वो उस टाइम पे तो वो नीचे थी हवा, लेकिन अगर वो ज़्यादा टेम्परेचर के संपर्क में आ जाए तो वो हल्की होगी, विरल होगी और ऊपर उठेगी। और मान लो फिर से वो जो है ठंडे टेम्परेचर के संपर्क में आए तो फिर से वो नीचे की ओर आने लगेगी। तो ये इस तरह से जो वायु है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है ना उसके तापमान में, यही है रुद्धोष्म परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन होगा ना, यही क्या करता है, ये बादल बनाता है। कैसे? देखो, जब जो वायु है वो हल्की होकर ऊपर उठती है फिर वो संघनित होगी, बादल बनाती है ना, तो यही है, इसी प्रकार से बादल बनता है। अगला है जो कोहरा छाता है ना, अगर मान लो वो अधिक ऊंचाई पर कोहरा होगा तो वो बादल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाला जो कोहरा होगा वो बादल की तरह दिखाई देगा। देखो, हमने अभी अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं कि जो बादल है वो कैसे बनता है। सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि वायुमंडल में जो ठोस कण है ना, उनके ऊपर जलवाष्प हैं जो वो संघनित हो जाएं और बादल बनाएं। ये इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है जो बादल बनता है। सेकंड है जब रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होता है उसके कारण बादल बनता है। और तीसरा पॉइंट है जब कोहरा हमारा जो अर्थ सरफेस है उससे अधिक ऊंचाई पर छा जाए तो नीचे से देखने पर वो बादल की तरह ही दिखता है। ठीक है, तो तीसरी जो टाइप थी वो इस प्रकार से बादल बनता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बादल के टाइप्स। जो बादल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आकार और रूप के आधार पर और दूसरा है ऊंचाई के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखते हैं आकार के आधार पर जो बादल है ना उनका जो 3 प्रकार हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले है पक्षाभ मेघ। नाम से देखो, पक्षाभ पक्षी के जैसे लग रहा है ना, तो जो ये मेघ होते हैं ना उनकी आकृति होती है पक्षी के जैसी। सुंदर होते हैं, रेशेदार होते हैं, सफ़ेद होते हैं और अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, पतले बादल होते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सुंदर होते हैं, रेशेदार होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, सबसे अधिक ऊंचाई पर बनने वाले बादल होते हैं और पक्षी के पंख जैसी आकृति होती है। जैसे आप क्या करोगे, इसको है ना इस प्रकार से कोरिलेट कर लेना कि अधिक ऊंचाई पर उड़ता है पक्षी, तो पक्षी की आकृति के जो बादल होंगे वो सबसे अधिक ऊंचाई पर होंगे, जो पक्षाभ मेघ बनते हैं वो। ठीक है, आगे है फ्रेंड्स कपासी मेघ। जो कपासी मेघ हो गए उनमें क्या होता है, ये जो कपासी मेघ होते हैं ना ये पक्षाभ मेघ के नीचे बनने वाले होते हैं। ठीक है, और गोभी के फूल के समान ये दिखाई देते हैं। और जब ये बादल आते हैं कपासी मेघ, जब काली घटा छाती है और मूसलाधार वर्षा होती है और इनका आधार तो समतल होगा और जो इसका ऊपरी हिस्सा होगा वो गुंबद आकार का होगा। ये है कपासी मेघ। ठीक है, आगे देखते हैं स्त्री मेघ। जो स्त्री मेघ होते हैं ना वो चादर के समान फैले रहते हैं और सफ़ेद रंग के होते हैं। तो देखो, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़े आकार के आधार पर बनने वाले 3 प्रकार के बादल। सबसे पहले हमने पढ़ा है पक्षाभ, यानी कि पक्षी की आकृति के जो मेघ होते हैं सबसे अधिक ऊंचाई पर बनते हैं, सुंदर होते हैं, रेशेदार दिखते हैं। ठीक है, फिर पढ़ा कपासी मेघ। कपासी मेघ क्या है, ये पक्षाभ मेघ के नीचे बनते हैं, गोभी के फूल के समान होते हैं, मूसलाधार वर्षा करते हैं। ये छाते हैं तो काली घटा छाती है, इनका आधार समतल और जो ऊपरी भाग है वो गुंबदाकार होता है। फिर उसके बाद पढ़ा है हमने तीसरा स्त्री मेघ। स्त्री मेघ में क्या पढ़ा है कि जो चादर के समान फैले सफ़ेद रंग के मेघ होते हैं वही होते हैं स्त्री मेघ। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही ईजी है, अगर आप वीडियो को 2 बार देखोगे ना तो ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखो ऊंचाई के आधार पर बनने वाले जो मेघ हैं वो मेघ, देखो फर्स्ट है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो बनते हैं ना वो देखते हैं। सबसे पहले उनमें है पहला
पक्षाभ मेघ, ये अभी अभी पढ़ के आए हैं, सेम है। पक्षी की आकृति का होता है, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। पक्षी का जो पंख होगा ना, उसकी आकृति का होगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाएगा। ये है पक्षाभ मेघ। अगला है पक्षाभ स्त्री मेघ। जो पक्षाभ स्त्री मेघ है, जैसे देखो नाम से पता चल रहा है, हमने स्त्री मेघ कैसा पढ़ा था, चादर के समान पढ़ा था, सफ़ेद रंग का, और पक्षाभ पक्षी के पंखों के समान और चादर की तरह। ये है स्त्री मेघ। और ये जो स्त्री मेघ है, पक्षाभ स्त्री मेघ है, इनमें प्रभामंडल दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है पक्षाभ कपासी मेघ। देखो पक्षाभ भी है और कपासी भी है। कपासी जो मेघ थे वो कैसे मेघ थे, वही तो थे कपासी मेघ जो पक्षाभ के नीचे पाए जाते थे। तो देखो जो पक्षाभ कपासी मेघ होते हैं, ये गुंबद आकार होता है इनका ऊपर से, और नीचे का जो आधार होता है वो बिल्कुल समतल होता है। ये है पक्षाभ कपासी मेघ। तो हमने ऊंचाई के आधार पर ये 3 प्रकार के पढ़े। सबसे अधिक ऊंचाई वाले पक्षाभ मेघ, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर पक्षी की आकृति के होते हैं। पक्षाभ स्त्री मेघ, ये जो है पक्षी जो होता है उसके पंख के समान चादर की तरह दिखाई देते हैं, और प्रभामंडल होता है वो इनमें दिखाई देता है। फिर लास्ट है पक्षाभ कपासी मेघ। ये गुंबदाकार के होते हैं, और इनका जो ऊपरी भाग है वो होता है गुंबदाकार, और जो आधार तल होता है वो होता है समतल। दूसरे प्रकार के हैं मध्यम ऊंचाई वाले बादल। जो मध्यम ऊंचाई पर पाए जाते हैं ना, वो हैं मध्यम स्त्री मेघ और मध्यम कपासी मेघ। ये हैं फ्रेंड्स मध्यम ऊंचाई वाले। आगे है तीसरा जो पार्ट है, इसी में ऊंचाई के आधार पर जो है वो सबसे निचले मेघ। सबसे नीचे के जो मेघ हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये देखो, सबसे पहला है वर्षा कपासी मेघ। जो वर्षा कपासी मेघ होते हैं ना, ये मेघ थोड़ी वर्षा लाते हैं। सेकंड है स्त्री कपासी। जो स्त्री कपासी होते हैं वो मेघ जो है चादर की तरह फैले होते हैं। तीसरा है कपासी मेघ। कपासी मेघ होते हैं जो वो गोभी के फूल के आकार के होते हैं, गोभी के फूल की आकृति के होते हैं, सॉरी आकार नहीं आकृति। और जब ये छाते हैं तो काली घटा छाती है और मूसलाधार बारिश होती है कपासी मेघ जब आते हैं तो। ठीक है, वर्षा स्त्री मेघ है 4th नंबर। थोड़ी वर्षा होती है जब ये मेघ छाते हैं, और ये दूध की चादर के समान ये होते हैं। यानी कि जो वर्षा स्त्री मेघ है ना, उनका रंग दूध के जैसा होता है, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में दूध के रंग की कोई चादर फैली हुई है। ठीक है, अगला है पांचवा है स्त्री मेघ। जो ये स्त्री मेघ होते हैं, ये भी दूध के समान रंग के होते हैं और चादर की तरह ही फैले हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसमें क्या अंतर है वर्षा स्त्री से, जो स्त्री मेघ होंगे ना, ये धरातल के ज़्यादा नज़दीक होंगे। तो फ्रेंड्स ये पढ़ा हमने 5 प्रकार के निचले मेघ। आगे देखते हैं वृष्टि। वृष्टि का क्या मतलब है, देखो जल का गैसियस स्टेट से लिक्विड या फिर सॉलिड स्टेट में आ जाना और फिर पृथ्वी के ऊपर गिरना, ये कहलाता है वृष्टि। यानी कि जो पानी है वो अपनी गैस अवस्था से, जो जल वाष्प थे उससे द्रव अवस्था में या फिर ठोस में आके पृथ्वी पर गिरे तो क्या कहलाएगा, वृष्टि। आगे है कि जो वृष्टि होती है ना, उसके लिए आवश्यक दशाएं होंगी, वो कौन सी होंगी। फर्स्ट है वाष्पीकरण। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा तो हवा में क्या होगा, पानी की मात्रा नहीं होगी, यानी कि नमी नहीं होगी, और अगर नमी नहीं होगी तो फिर वृष्टि भी नहीं होगी। सेकंड है सापेक्षिक आर्द्रता। अगर मान लो वायु में सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो 100% है तो वृष्टि होगी, नहीं तो नहीं होगी। आगे है वायु का चलना और वायु का ठंडा होना। वायु का ठंडा होना मतलब क्या है, यानी कि वायु है जो उसमें नमी की मात्रा है। ठीक है, तो ये तो अगर नमी होगी नहीं वायु में तो वृष्टि भी नहीं होगी, और अगर वायु में नमी है या ठंडी है तो फिर वो वृष्टि भी करेगी। आगे है संघनन। संघनन होगा तभी तो वृष्टि होगी ना। तो ये 5 पॉइंट हैं कि वाष्पीकरण होना, सापेक्षिक जो आर्द्रता है वो 100% होना, वायु का चलना और ठंडा होना, संघनन होना, ये सारी की सारी जो दशाएं हैं ये वृष्टि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आगे देखिए वायुमंडल में क्या होता है, उपलावकता एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो जलकण होते हैं ना वायुमंडल में, उनको बार बार ऊपर की ओर उछाला जाता है। जब ये जो जलकण है ये ऊपर की ओर उछलेंगे और जब बादल हैं वो इनको धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे ना, तो फिर वो इन जलकणों को पृथ्वी पर डाल देते हैं वर्षा के रूप में या वृष्टि के रूप में। ये है ये पॉइंट। आगे देखते हैं वृष्टि के प्रकार। वृष्टि के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, अच्छे से एक बार सुन लेना, याद हो जाएगा। देखो फर्स्ट है हिमपात या हिमवृष्टि, दूसरा है सहिमवृष्टि, तीसरा है ओलावृष्टि और 4th है जलवृष्टि। तो देखो जो हिमवृष्टि या हिमपात है, देखो नाम से पता चल रहा है
हिम यानी बर्फपात गिरना, हिम वृष्टि जो बर्फ की वृष्टि होती है वही है हिमवृष्टि। अगर हम इसकी जो डेफिनेशन है वो देखते हैं तो क्या है, ये देखो, संघनन के समय जब जल 0 डिग्री से कम होकर और रुई के तरह जो है पृथ्वी पर गिरने लग जाए, क्या होगा इसमें जब संघनन होता है तो क्या होता है, अगर मान लो टेम्परेचर है वो वहाँ पे 0 डिग्री से कम हो यानी कि माइनस में हो, तो जो पृथ्वी है ना उसके ऊपर रुई की तरह, इस तरह से रुई की तरह कुछ गिरेगा कि तो वो क्या है, वो बर्फ़ है। और वो क्या है, वो बर्फ़ है ना इतनी ज़्यादा तो कठोर हुई नहीं है कि वो ओला बन जाए, और फिर वो क्या है, वो धीरे धीरे जम रही है, ठीक है। और वो जमते हुए उसका वेट अधिक है और क्लाउड्स जो है बादल हैं वो उसके वेट को मान लो धारण करने में सक्षम नहीं है, तो वो नीचे की ओर उसको गिरा रहे हैं, यही है हिमपात या हिमवृष्टि। आगे देखो, सहिमवृष्टि। सहिमवृष्टि में क्या होता है, जब जो जल की बूंदें हैं ना, जो संघनन होने के बाद जो जल की बूंदें होती हैं वो ऐसे टेम्परेचर से निकले कि माइनस में हो वो टेम्परेचर, तो वो बूंद जो थी वो जम जाएगी, और वो बूंद जो जमेगी ना वो जब बारिश के साथ छोटी छोटी गोलियों के रूप में धरातल पर पड़ेगी तो वही कहलाती है सहिमवृष्टि। आगे है ओलावृष्टि। ओलावृष्टि में क्या होता है, इसमें भी टेम्परेचर माइनस में होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये हमने उपलावक जो क्रिया पड़ी थी ना, ये होती है शुरुआत में, जो हिम होती है वो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उसके रूप में होती है, और फिर उपलावकता की जो क्रिया होती है उसके द्वारा उनको ऊपर उछाल दिया जाता है। ये ऐसे ऊपर उछलती रहती है और फिर परत दर परत इनके ऊपर एक एक परत चढ़ती रहती है। तो ये एक बड़ा सा जैसे छोटी सी ये गेंद होती है या फिर मटर का दाना होता है ना, इस तरह का रूप ले लेती है, ठीक है। ये होता है ओला, और इस ओले में जो परतें हैं वो 24 परत तक भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये है ओला। क्या है कि जब जलवाष्प जब 0 से भी नीचे माइनस जो टेम्परेचर होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो शुरुआत में जो छोटी छोटी हिम की गोलियाँ होंगी वो बन जाएंगी, जो बूंदें थी वो, क्योंकि टेम्परेचर कम था। फिर उपलावकता की क्रिया होगी, जो वो छोटी छोटी गोलियां बनी थी उनको ऊपर उछाल दिया जाएगा, फिर संघनन होगा उन गोलियों के ऊपर, फिर संघनन होगा तो क्या होगा, परत दर परत इसी तरह से ये क्रिया चलती रहेगी, और फिर मटर के दाने के समान से लेके गेंद के दाने तक जो ओला का रूप बन जाएगा। और जब वो धरती पर गिरेगा ना तो क्या देखा गया है कि एक ओले में 24 तक परतें भी पाई जाती हैं, ठीक है। ये है ओलावृष्टि। आगे देखते हैं जलवृष्टि। जलवृष्टि का क्या मतलब है, यानी कि रेनफॉल। जलवृष्टि यानी कि बादल से जल गिरना या रेनफॉल होना। ये 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, 2 अवस्थाओं में होती है। फर्स्ट होती है जो उसमें क्या होता है, जब जो रुद्धोष्म क्रिया होती है ना उसके द्वारा जब जो वायु है वो फैलती है और जो संतृप्त होती है तो टेम्परेचर बदलता रहता है, तो क्या बनता है, बादल बनता है, ठीक है। और बादल फिर संघनित होगा तभी तो फिर वर्षा लेके आएगा। फिर क्या है, देखो, बादल बनने के बाद संघनन होगा, और जब बादल है जो वो जलकणों को संभालने में असमर्थ हो जाएगा ना तो फिर वर्षा आती है। यही मैंने आपको बताया है कि जो रुद्धोष्म की जो क्रिया हुई उसके द्वारा जो वायु है वो फैली और फिर से क्या होगी, संतृप्त होगी। इस प्रकार से टेम्परेचर बदला, टेम्परेचर में परिवर्तन हुआ, फिर बन गया बादल। फिर बादल का संघनन हुआ और जो जलकण थे ना, जो वाष्पीकरण हुआ था उसके जो जलकण थे जो बादल था उसमें आगे थे, तो फिर उनको वो बादल संभालने में असमर्थ हो जाएगा ना, तो फिर उनको वर्षा के रूप में धरती पर डाल देगा। ये है जलवृष्टि। तो हमने ये पढ़ी सहिमवृष्टि, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि और जलवृष्टि। ये 4 प्रकार की वृष्टि पढ़ी फ्रेंड्स हमने। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो वर्षा होती है ना उसके कितने प्रकार हैं। देखो, सबसे पहला है संवहनीय वर्षा। नाम से देखो, संवहन यानी कि संवहनीय धाराओं के कारण हुई होगी, ठीक है। संवहनीय वर्षा है वो संवहनीय धाराओं के कारण हुई होगी, इसलिए उसको संवहन वर्षा कहते हैं। फिर भी हम पढ़ते हैं, देखो, संवहन धाराओं के द्वारा गर्म हवा जब ऊपर उठाकर बादल बनाती है ना, जब संवहन धाराएं चलती हैं और फिर क्या होगा, गर्म हवा होगी वो ऊपर उठेगी, फिर बादल बनेगा और संघनन होगा, और उस संघनन के बाद ही क्या होगा, बारिश होगी, और ये कहलाती है संवहनीय वर्षा, ठीक है। कितना इजी है ये इस प्रकार के जो आते हैं ना, ये आते हैं एग्जाम में, और ये पूछेगा कि डेफिनेशन दे देगा ये कौन सी वर्षा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो ये वर्षा होती है ना संवहनीय वर्षा, ये ज़्यादातर गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है और जो भूमध्य रेखा ना उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो ये संवहन धाराएं होती हैं ये चलती हैं।
क्यों? क्योंकि जो तापमान है वहाँ का सबसे अधिक होता है, और तापमान अधिक है तो जो वहाँ की वायु है वो गर्म होके विरल होगी, ऊपर उठेगी, संवहन धाराएं चलेंगी और फिर बादल बनेंगे और बारिश होगी। ये है संवहनीय धारा। और इस धारा का एक और नाम, संवहनीय वर्षा। इस वर्षा का एक और भी नाम है, वो है 4 बजे की वर्षा। ये जो बारिश है ना, ये होती है भूमध्य रेखा पर 4 बजे, इसीलिए इसको बोला है 4 बजे की वर्षा। ठीक है, आगे देखते हैं पर्वतकृत वर्षा। पर्वतकृत वर्षा से पहले हम एक बार देखते हैं जो संवहनीय जो वर्षा है उसको किस प्रकार से डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। देखो, मान लो यहाँ पे है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पे हवाएं चली, यहाँ पे टेम्परेचर आया बहुत तेज़। ठीक है, टेम्परेचर बहुत तेज़ हो गया तो जो हवा है वो विरल होके ऊपर उठ गई, ऊपर उठी, संवहन धाराएं चली, फिर बादल बना, बादल बना तो फिर क्या हुआ, संघनन होगा और फिर यहाँ पे 4 बजे तक बारिश हो जाती है। तो ये कहलाती है संवहनीय वर्षा। अब देखते हैं पर्वतकृत वर्षा। जो पर्वतकृत वर्षा होती है उसमें क्या होता है, मान लो कोई नमी से भरी हुई वायु आ रही है और उसके बीच में अवरोधक के रूप में पर्वत आ गया। देखो ये डायग्राम देखो, पर्वत आ गया और जो फिर क्या होगा, ये हवा आ रही थी ना नमी से भरी हुई, ये पर्वत के ऊपर चढ़ेगी, ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगी तो घर्षण होगा, घर्षण होगा तो क्या होगा, वायु गर्म होगी और गर्म होके ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के बादल बनाएगी और बादल बनेगा तो फिर संघनन होने के बाद यहाँ पे जो जिस साइड से हवा आई थी ना उसी साइड पर जो पर्वतीय जो भाग है वहाँ पे वर्षा होगी और यही कहलाएगी पर्वतकृत वर्षा। और इसका जो विपरीत भाग बच गया ना, जहाँ पे वर्षा नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बादल तो इधर बना था ना जिधर से ये वायु आई थी, तो इसका जो विपरीत भाग होगा ये वर्षा के बिना रह जाएगा और इसको कहेंगे वर्षा छाया क्षेत्र या रेन शेडो एरिया। ये है पर्वतकृत वर्षा। तो इसमें देखो, अगर मान लो एग्जाम्पल में क्वेश्चन, ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, देखो जो पर्वतकृत वर्षा होती है ना उसमें पहाड़ के किस साइड हवा, वो किस साइड वर्षा होती है, पवनाभिमुख या पवन विमुख। तो ये होगा आंसर पवनाभिमुख। ये है क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, अच्छा ये बताइए वर्षा छाया क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, 3-4 ऑप्शन दे देंगे, वो फिर आपको टिक करना है। वर्षा छाया क्षेत्र कौन सा होता है, ये होता है पवनाभिमुख, जो ढाल होता है ना पर्वत का वो होता है वर्षा छाया क्षेत्र, जहाँ पे जो ये पवन है ये वर्षा नहीं करती। तो 2 हमने वर्षा पढ़ी है, ये दोनों आपको अच्छे से लर्न होंगी, बहुत ही ईजी हैं। आगे देखते हैं, देखो मेघालय में गारो खासी और जयंतिया की जो भी पहाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे भारी बारिश होती है। ठीक है, और जो ये चेरापूंजी नामक स्थान है मेघालय में ही, वहाँ पे भी मानसिमराम है जो एक जगह है, वहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। और ये वर्षा जो होती है ना ये पर्वतकृत वर्षा के कारण ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं चक्रवातीय वर्षा। जो चक्रवातीय वर्षा होती है वो देखो नाम से पता चल रहा है, या तो चक्रवाती वर्षा बोलते हैं या वातागरी। तो क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, देखो मान लो एक साइड से तो ठंडी हवा आ रही है और दूसरी साइड से आ रही है गर्म हवा, तो फिर जब ये आपस में यहाँ मिलेंगी तो यहाँ बनेगा वातागर। ठीक है, यहाँ वातागर बनता है, तो जब इस वातागर के सारे जो ठंडी हवा थी वो ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, ऊपर उठ के ये जो हवा है ये क्या करेगी, ये बारिश करती है और इसे कहते हैं चक्रवातीय वर्षा या फिर वातागरी वर्षा, और इसमें तूफान भी बहुत आते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं कि विश्व में जो वर्षा को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन से हैं। फर्स्ट है वायुदाब। वायुदाब में हम क्या पढ़ते हैं, जो वायुदाब है वो वर्षा को कैसे प्रभावित करता है। देखो निम्न वायुदाब होगा ना तो क्या होगा, वर्षा आएगी। अगर वायुदाब अधिक है तो वर्षा लाने में वो बिल्कुल भी सहायक नहीं है। ठीक है, सेकंड है जल और स्थल का संबंध। जल और स्थल का क्या संबंध है इसमें, देखो जो समुद्र के तटीय भागों में क्या है कि वर्षा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, क्योंकि जो तटीय भागों में जो भी हवाएं चलती हैं उनमें नमी होती है। ठीक है, नमी वाली वायु ही तो वर्षा करती है ना। और इसके विपरीत जो वायु महाद्वीपीय भागों में चलती है वो शुष्क होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, पानी की कमी के कारण ये जो वायु है ये वर्षा नहीं कर पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं पवने। पवनों का क्या है इसमें, देखो पवने किस प्रकार से वृष्टि को वर्षा को प्रभावित करते हैं। देखो हवा जितनी गर्म होगी उतनी ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो क्या होगी, बादल बनाएगी और जो जलवाष्प है उनको धारण करेगी, फिर संघनन होगा और वर्षा होगी। आगे देखते हैं भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होती है। क्यों होती है, देखो मान लो ये डायग्राम देखना, यहाँ पे है भूमध्य रेखा
और सन रेज आ रही है वो बिल्कुल सीधी पड़ रही है, सीधी पड़ रही है तो सूर्य ताप अधिक मिल रहा है। फिर यहाँ पे जो भी क्षेत्र होगा ना वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। यहाँ से गर्म होने के बाद हवा ऊपर उठेगी और संवहनीय धाराएं भी चलेंगी और ऊपर जाके हवा जो है वो बादल बनाएगी। बादल बनने के बाद जो जल वाष्प है उनको धारण करेंगे और संघनन होगा और फिर बारिश होगी। ठीक है, इसके विपरीत जो ध्रुवों पर है ना वहाँ पे ठंडी हवा चलती है, वहाँ पे ठंडी हवा चलती है तो क्या है, जो जल वाष्प धारण करने की क्षमता है उस वायु की वो भी कम है तो वर्षा भी कम ही होगी। ठीक है, आगे है पर्वतीय अवरोध। ये हमने जो पर्वतकृत वर्षा पढ़ी थी ना बिल्कुल उसी तरह से है। मान लो अगर वायु चल रही है और उसके बीच में कोई पर्वत है जो वो अवरोध के रूप में आ जाए तो फिर क्या होता है, वो हवा जो है वो घर्षण के कारण ऊपर उठ जाती है और फिर बादल बनेगा, संघनन होगा और वहाँ पे बारिश होती है। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल दिया है उसको ध्यान से देखो। जो राजस्थान है ना उसके समानांतर फैली है अरावली पहाड़ियाँ। ठीक है, राजस्थान की समानांतर फैली है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो ये अरावली पर्वत है ना यहाँ पे हवा टकराती है, हवा टकराएगी तो इसके सामने है बिल्कुल पंजाब, हरियाणा और यूपी। तो जो पंजाब, हरियाणा और यूपी वाला क्षेत्र है ना वहाँ पे वो हवाएं हैं जो वो बारिश करती हैं अरावली पर्वत से टकरा के। ठीक है, और जो राजस्थान वो साइड में रह गया, समानांतर था ना उसके, तो इसलिए राजस्थान सूखा रह जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पवनों की दिशा। पवनों की दिशा में क्या है, देखो जो भी पवनें स्थलीय भाग से चलेंगी ना वो पवनें वर्षा नहीं करेंगी, क्योंकि जो स्थलीय भाग है वहाँ पे पानी नहीं है, शुष्क है वो पवनें, इसलिए वो वर्षा नहीं कर सकती क्योंकि उनमें नमी नहीं है। और जो पवनें समुद्र की ओर से आएंगी वो नमी लेके आएंगी और वो वर्षा करेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं जो पछुआ पवनें हैं जो वो महाद्वीप के पश्चिम भागों से वर्षा करती हैं, यानी कि जो महाद्वीप के जो भी पश्चिमी भाग है ना वहाँ पे जो ये पछुआ पवनें ये वर्षा करती हैं। और सन्मार्गी पवनें या फिर व्यापारिक जो पवनें हैं वो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जो है वर्षा करती हैं। आगे पढ़ते हैं औसत वार्षिक वितरण जो है विषयों का वर्षा क्षेत्र जो है वो पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जिन क्षेत्रों में वो हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, शीत शीतोष्ण प्रदेश, मानसूनी क्षेत्रों के तटीय प्रदेश, ये हैं। आगे है 100 से 200 सेंटीमीटर, ये 200 है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। जो 200 सेंटीमीटर वाले जो क्षेत्र है ना जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक 100 से 200 तक जो बारिश होती है वो वाले क्षेत्र है ना वो उनके निकट होंगे जहाँ पे 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। ठीक है, उष्ण शीतोष्ण क्षेत्र जो हैं वो जो क्षेत्र है वहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर आगे है 50 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतरी भाग हैं वो महाद्वीपों के आंतरिक भाग हैं वो, और जो शीतोष्ण कटिबंध का पूर्वी भाग है ना वहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फोर्थ है 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र। जो भी वृष्टि छाया क्षेत्र होता है ना वहाँ पे और उच्च अक्षांशों में 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे है 25 सेंटीमीटर से भी कम वाले जो वर्षा क्षेत्र हैं वो गर्म, और जो ठंडे मरुस्थल है ना वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो ये था विश्व का वार्षिक वितरण वर्षा का। आगे देखते हैं वर्षा का मौसमी वितरण है, इसको देखो एक बार। भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र के पश्चिम भागों में वर्ष भर वर्षा होती है। देखो दो बताए हैं, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं वे और जो शीतोष्ण कटिबंध के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती रहती है। और कैसी वर्षा होती है, ये मानसूनी या फिर भूमध्य सागरीय वर्षा होती है जिसको मौसमी वर्षा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो ये दो प्रकार की पवनें देखो, अभी तट पवनें और अप तट पवनें। देखो अभी तट, ये जो पवनें होती है ना ये तट की ओर से पानी लेकर आती हैं और भारी बारिश करती हैं। अभी तट यानी कि तट की ओर से आती हैं ये। ठीक है, अप तट यानी कि ये तट की ओर जाती है। कहाँ से आती हैं ये महाद्वीपों की ओर से आती हैं, ये शुष्क होती हैं और तटों की ओर बहती हैं और ये वर्षा नहीं करती हैं। ये 4-5 पॉइंट और हैं फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें। फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, आगे है गर्म समुद्री धारा पर से आने वाली जो पवन होती हैं वो ठंडी धारा में मिलती हैं, और ठंडी में जब मिलेंगी ये आके तो संवहनीय धाराएं चलती हैं। ठीक है, जब गर्म धारा आएगी और वो ठंडी में आकर मिलेगी ना तो संवहनीय धाराएं चलेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है वो है उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात आते हैं ना वो मूसलाधार बारिश करते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं वो लाते हैं बौछारें और ओले। ठीक है, ये ध्यान से देख लेना, दोनों चक्रवातों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो उष्ण कटिबंधीय होंगे वो तो लाएंगे मूसलाधार वर्षा, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होंगे ना वो लाएंगे ओले और बौछारें। और अगला पॉइंट है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, वर्षा कम होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा पे जो बताया था ना टेम्परेचर अधिक होगा, वायु ऊपर उठेगी और ऊपर उठ के बादल बनाएगी, और फिर जो नमी है उसको, जो जलवाष्प है उनको धारण करेगी। क्यों, वहाँ पे जलवाष्प भी अधिक होते हैं। ऐसे ही जो ध्रुव है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कम गर्मी पड़ती है और ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण अधिक नहीं हो पाता, और फिर बादल हैं जो वो वर्षा भी नहीं कर पाते। ठीक है, यही है कि भूमध्य रेखा पर कम वर्षा होती है। आगे है, ये देखो इंद्रधनुष है, परावर्तन और प्रकीर्णन के द्वारा बनता है क्या, इंद्रधनुष। जब परावर्तन और प्रकीर्णन होता है जब प्रकाश का, जब बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, और जब जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है ना तो परावर्तन द्वारा 7 रंग दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं हम इंद्रधनुष। जब जल की बूंदों पर प्रकाश पड़ता है और परावर्तन द्वारा 7 रंग दिखाई देते हैं ना, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष। और जो इंद्रधनुष होता है उसका जो नाम है साइंटिफिक वो है विबग्योर। ठीक है, क्या है, विबग्योर। तो हमने ये पढ़ा कि बादल पढ़ा, बादल के प्रकार पढ़े, फिर हमने वर्षा पढ़ी, वर्षा के प्रकार पढ़े। ये थी हमारी आज की क्लास, और यहाँ पे हमारा संगणन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।